प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विश्व कथा साहित्य से मशहूर कथाकार लियो टॉल्स्टॉय की कहानी, जिसका शीर्षक है मरी हुई हड्डियाँ। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। हर नए घर में घुसते ही हम पहले उसके मालिक के बारे में पूछते थे। इसके बाद हम में से एक व्यक्ति लिखने के लिए जगह साफ कर बैठ जाता था और दूसरा आदमी मकान के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर प्रत्येक आदमी से अलग अलग सवाल पूछता था और फिर आकर सारी बातें लेखक को बता देता था। इस प्रकार काम करते हुए जब हम सब नीचे के खंड के एक कमरे में पहुंचे, तब एक विद्यार्थी मालिक का पता लगाने चला गया तथा उस कमरे में रहने वालों से बातचीत करने लगा। वहां रहने की व्यवस्था कुछ इस तरह की थी। उस 14 वर्ग फुट चौकोर कमरे के बीच में एक ईंट की अंगीठी बनी हुई थी। इस अंगीठी के पास से 4 पर्दे एक सितारे के रूप में खिंचे हुए थे, जिनसे कमरे के 4 अलग अलग खंड बन गए थे। पहले खंड में से रास्ता था, उसमें 4 खाटें पड़ी हुई थी और वहां एक बूढ़ा एक औरत के साथ बैठा था। वहां से एक लंबा सा खंड सीधा चला गया था, जिसमें भवन मालिक रहता था। यह भवन मालिक एक नवयुवक था, जिसका रंग बेहद पीला पड़ गया था और जिसने एक संभ्रांत पुरुष की तरह भूरे रंग का कोट पहन रखा था। पहले खंड की बाईं ओर एक और खंड था, जिसमें एक व्यक्ति सोया हुआ था। शायद वह नशे में था। उसके पास ही एक महिला बैठी हुई थी, जिसकी गुलाबी रंग की ब्लाउज आगे से ढीली और पीछे से कसी हुई थी। चौथा खंड पर्दे के पीछे था और उसका रास्ता भवन मालिक के खंड से होकर था। विद्यार्थी भवन मालिक के खंड में चला गया तथा मैं पहले में रुककर बूढ़े व्यक्ति और स्त्री से बातें करने लगा। बूढ़ा पहले छपाई का काम करता था, लेकिन अब उसके पेट पालने का कोई साधन नहीं रह गया था। लड़की किसी बावर्ची की पत्नी थी। तीसरे खंड में जाकर मैंने ब्लाउज पहने हुए महिला से सोने वाले आदमी के बारे में पूछा। उसने बतलाया कि यह एक आगंतुक है। इस पर मैंने उससे प्रश्न किया, कौन हो तुम? मैं मास्को की रहने वाली एक किसान की औरत हूँ, उत्तर मिला। तुम्हारा पेशा क्या है? मैंने फिर पूछा। इस प्रश्न पर वह हंस दी और कुछ नहीं बोली। यह सोचकर कि शायद वह मेरा प्रश्न समझी नहीं, मैंने फिर प्रश्न किया, तुम्हारा गुजारा किस तरह होता है? सराय में बैठती हूँ मैं, वह बोली। मैं उसकी बात नहीं समझा तथा बोला, तुम्हारी रोटी का क्या सहारा है? वह फिर कोई जवाब दिए बिना ही हंस दी। चौथे खंड से भी, जहां हम अभी तक नहीं गए थे, स्त्रियों के हंसने की आवाज आई। भवन मालिक अपनी कोठरी से बाहर आकर हमारे नजदीक खड़ा हो गया। स्पष्टतः उसने मेरे प्रश्न और स्त्री के जवाब सुन लिए थे। उसने स्त्री की ओर घूर कर देखा तथा फिर मुझे संबोधित करते हुए कहा, यह वेश्या है। साफ मालूम पड़ता था कि मन ही मन उसे इस बात की प्रसन्नता हो रही थी कि वह सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले वेश्या शब्द को जानता है और उसका ठीक से उच्चारण भी कर सकता है। इस बात को कहते कहते उसके होठों पर अभिमानपूर्ण संतोष की एक अदृश्य सी मुस्कान खेल गई। इसके पश्चात वह उस स्त्री की तरफ घूमा और जैसे ही उसने उससे बोलना आरंभ किया, उसके मुख की मुद्रा ही बदल गई। एक विचित्र से घृणा सूचक क्षणों में, जैसे कोई कुत्ते को धुतकारता है, वह उस स्त्री की तरफ बिना देखे ही जल्दी जल्दी बोल गया, सराय में बैठती हूँ। अरे, यदि सराय में बैठती है तो साफ साफ कहती क्यों नहीं कि वेश्या है? उसने अपने इस शब्द का एक बार फिर इस्तेमाल किया और मुझसे कहा, देखिए ना, इसे यही नहीं पता कि अपने को क्या कहें। उसके बातचीत के तरीके पर मुझे बड़ा क्रोध आया और मैं बोला, इसे लज्जित करने का हमें कोई अधिकार नहीं। यदि हम सब सदाचार के साथ जीवन बिताएं तो कोई भी वेश्या हो ही नहीं। हाँ, इसका यही इलाज है, भवन मालिक ने कृत्रिम हंसी हंसते हुए कहा। हमारा कार्य इन्हें धिक्कारना नहीं, बल्कि इन पर दया करना है। इसमें इनका क्या अपराध? मुझे याद नहीं कि उस वक्त मैंने क्या क्या कह डाला, किंतु इतना जानता हूं कि औरतों से भरे हुए उस भवन के नवयुवक मालिक के प्रति
उन स्त्रियों को वेश्या कहकर घृणा सूचक लहजे से बातचीत करने के कारण मेरे मन में विद्रोह की आग भड़क उठी थी तथा उन स्त्रियों के लिए मुझे बड़ी ग्लानि हुई। अपनी यह भावना मैंने वहीं व्यक्त कर दी और अभी तक मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि जिस खंड से पहले हंसी की आवाज आई थी वहां चारपाई का काढ़िया देने वाले तख्तों की चरचराहट सुनाई दी तथा पर्दे के ऊपर, जो छत तक ऊंचा नहीं था, चमकते हुए लाल चेहरे वाली एक औरत के बिखरे हुए घुंघराले बाल और सूजी हुई छोटी छोटी आंखें दिखाई दी। उसके पल भर बाद ही एक दूसरी और फिर तीसरी स्त्री का सिर दिखाई पड़ा। स्पष्ट मालूम पड़ता था कि तीनों जनी अपनी चारपाइयों पर खड़ी हो गई हैं तथा गर्दन उचकाए चुपचाप सांस रोककर हमारी ओर ध्यानपूर्वक देख रही हैं। कुछ देर के लिए भद्दा सन्नाटा छाया रहा। विद्यार्थी जो अब तक मुस्कुरा रहा था गंभीर हो गया। भवन मालिक ने लज्जित होकर आंखें नीची कर ली तथा औरतें सांस खींचे मेरा मुंह ताकती रहीं। मुझे अपने लिए उनसे भी अधिक लज्जा मालूम हुई। मैंने यह रत्ती भर भी उम्मीद नहीं की थी कि मेरी साधारण सी बात का उन पर इतना असर पड़ेगा। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे किसी देवात्मा के स्पर्श से शमशान में बिखरी हुई हड्डियों में चेतना आ गई हो और वे हिलने डुलने लगी हो। मेरे मुंह से तो ऐसे ही संयोगवश प्यार और सहानुभूति का एक शब्द निकल गया था, किंतु उन पर इसका ऐसा असर पड़ा मानो उनके मृत शरीर पुनर्जीवित होने के लिए उसी शब्द की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे मेरी ओर उत्कंठा भरी आंखों से देख रही थी और इस सोच में थी कि आगे क्या होगा। ऐसा लगता था जैसे वे इस इंतजार में हो कि मैं वे शब्द कहूं तथा वे काम करूं जिनसे मरी हुई हड्डियां फिर से एक दूसरे से जुड़ जाए, उन पर मांस चढ़ आए तथा वे पुनः जीवित हो उठे। परंतु मैंने अनुभव किया कि जो बात मैं शुरू कर चुका था, आगे बढ़ने के लिए मेरे पास न कोई शब्द था तथा न कोई काम। मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मैंने झूठ बोला है, मैं खुद इन्हीं लोगों के समान हूं, क्योंकि मेरे पास और कुछ कहने को नहीं था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।